Hello student, welcome to Swan class. Today we will going to discuss a new chapter of your book, chapter number 6, and that is manufacturing industry. चैप्टर नंबर 1 and 2 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. चैप्टर 3 से आप लोगों का मैप वर्क आ रहा है जिसका वीडियो भी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ. एंड चैप्टर 4 भी हम लोगों ने पढ़ा. 5 भी आप लोगों का एज पर न्यू सिलेबस मैप वर्क है सिर्फ उसका, तो वो भी मैं आप लोगों को दूंगी क्योंकि ये जो वीडियो बेस्ड है ये आप लोगों के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है. एंड अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 को जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. तो सबसे पहले तो हम इसका इंट्रो पढ़ेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में कि इंडस्ट्री का होना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए एंड इंडस्ट्रीज जो है वो क्या वर्क करती है. राइट तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग. इंडस्ट्रीज तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने देखा हुआ है, बट व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ दैट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, production of good in large quantity after processing from raw material to more valuable product is called manufacturing. सिंपल वर्ड में अगर हम इसको बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, जब हम रॉ मटेरियल जब हम किसी भी रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को क्या करते हैं, हम जब उसको किसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट में जब हम उसको बदलते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, वो एक प्रोसेस होती है. ठीक, जब हम प्रोसेस करेंगे इंडस्ट्रीज़ में, हम कॉटन से थ्रेड बनाएंगे एंड थ्रेड से देन हम लोग क्लोथ बनाते हैं और इसको हम लोग वैल्यूएबल प्रोडक्ट में मार्केट में उतार देते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट. देखो किस तरह से इसे समझ लो. कॉटन जब होता, अगर हम कॉटन खरीदने जाएंगे तो ऑब्वियसली कॉटन का प्राइस कितना होगा, कम होगा. राइट, कॉटन का जो प्राइस है वो कम होता है. लेकिन अगर हम लोग कॉटन से हम लोग क्लोथ बना लिए हैं तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. आ गई बात समझ में, उसका प्राइस बढ़ जाएगा यानी कि वो और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा. तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. कि जब रॉ मटेरियल को मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया कि व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग. जैसे कि रॉ मटेरियल शुगर हो गया, उसे शुगर केन बनाते हैं, फिर हम लोग वुड बनाते हैं, वुड से पेपर बनाते हैं. ये सारा कुछ आप लोगों क्या है, मैन्युफैक्चर्ड का काम होता है. राइट, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ये क्यों ज़रूरी है, तो ये क्यों ज़रूरी है. द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज़ मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के डेवलप से हम लोग मेज़र करते हैं. कहने का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होंगी उतने ही ज़्यादा हमारे जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ेंगी. अब ये किस तरह से होगा, तो देखो एक एग्जांपल में हम देते हैं आप लोगों को, उसे समझ लो. आज से अगर हम 50 साल पहले की बात, वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था. राइट, बहुत सारे चीज़ नहीं थे जो अभी है. क्यों, क्योंकि उतने साल पहले में हमारा टर्सरी सेक्टर का ग्रोथ रेट कम था एंड हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये हम लोग डिस्कस पहले ही वीडियो में कर चुके हैं. व्हाट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर. तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, वो ज़्यादा डेवलप था. ठीक है, तो इकोनॉमिकली भी हम लोग थोड़ा सा पहले से अब बढ़ चुके हैं. अब हमारा टर्सरी सेक्टर ग्रोथ हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर ग्रोथ हो रहा है. ओब्वियसली सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ होने की वजह से टर्सरी सेक्टर ग्रोथ हो रहा है. तो सेकेंडरी सेक्टर हमारा कौन सा हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो ये जब ग्रोथ होने लगा तो इसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगे. अब बात करेंगे, अब जैसे कि एक खेती कॉटन का ही ले लो, तो लोग कॉटन की खेती करते हैं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा उसमें बेसिकली, अगर खेत में हम
किसी चीज़ को लगा रहे हैं तो हार्डली हमें 5 से 7 लोग के द्वारा वो काम हो जाएगा, राइट। तो कितने लोगों को जॉब मिला, उस पर से भी क्या है कि 5 से 7 लोगों की ज़रूरत होती नहीं है, वहाँ पे वो लोग करते हैं, हम लोग ये पढ़ चुके हैं सीजनल डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। तो ज़रूरत होती नहीं है, लोग उतना करते हैं। बट अगर हम उसको कॉटन को हम थ्रेड बनाए कोई इंडस्ट्री में ला करके फिर क्लोथ बनाए, तो आप सोच सकते हो वहाँ पे कितने सारे वर्कर्स की ज़रूरत होंगी। तो इतने सारे लोगों को जॉब मिला ना, तो जॉब मिलने की वजह से इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी तो हमारी कंट्री की बढ़ी। तो इसी वजह से कहा गया है कि द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होंगे हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेंगी। सेकेंड थिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कि जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है। किस तरह से करती है, ठीक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कुछ बहुत साल पहले की, जब हमारे यहाँ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर थी, मतलब कि प्राचीन तरीके से खेती की जाती थी। थ्रेसर मशीन के बदले में हाथों से कटाई की जाती थी, और आपके जो इंसेक्टिसाइड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स के बदले में आपके मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर्स थे। एंड इरिगेशन जो है आर्टिफिशियल इरिगेशन के बदले में आपका रेन वाटर पे जब डिपेंडेंट होता था, उस टाइम आप देखोगे तो उस टाइम क्या है, खेती बहुत कम मतलब जो खेती का रिज़ल्ट होता था वो बहुत ज़्यादा कम होता था। अब बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ अभी आप देख सकते हो बहुत सारे नए नए मशीन्स हमें देती है, जैसे थ्रेसिंग मशीन हुए, ट्रैक्टर्स हो गए, एंड आपकी इरिगेशन के लिए भी, आर्टिफिशियल इरिगेशन के लिए भी आपके मशीन्स है। ये सारा कुछ क्या करते हैं, ये जो मशीन्स हमें कहाँ से लेते हैं, कहाँ से मिलते हैं? ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, बनाए जाते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। तो वही बात सेम हो गया, इंडस्ट्रीज बढ़ा तो वहाँ पर ये सब सारे मशीन्स बनाए जाने लगे, जिससे हमारा एग्रीकल्चर क्या हो गया, मॉडर्न हो गया, मॉडर्नाइजिंग हो गया हमारे एग्रीकल्चर का। बिसाइड दिस जो केमिकल फर्टिलाइजर्स भी तो डेवलप्ड हुए, और HYV सीड्स वगैरह भी डेवलप्ड हुए, जो क्या कुछ में हेल्प किया, आपके एग्रीकल्चर को बढ़ने में हेल्प किया। ये इंपॉर्टेंस है आपका इंडस्ट्रीज़ का। तो उस क्षेत्र को, एग्रीकल्चर कौन सा क्षेत्र हुआ जिसमें हमारी 60% पॉपुलेशन डिपेंड करती है, तो उस क्षेत्र को बढ़ाने में किसका हाथ है, इंडस्ट्रीज का, ठीक है। तो ये किसका, इंडस्ट्रीज ग्रोथ होती है तो वहाँ पे बहुत सारे जॉब मिल सकते हैं, जिससे हमारी जो बेरोज़गारी की समस्या है, जो गरीबी की समस्या है, वो सारा कुछ दूर हो सकता है। जैसे अभी मैंने थोड़े समय पहले ही बताया कि खेत में लोग काम करेंगे तो हार्डली 5 to 7 पीपल्स कैन वर्क इन द फील्ड, बट अगर वो इंडस्ट्री में काम करते तो वहाँ पर और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। एंड क्या है, लोग इस तरह से, लोग क्या है, उनको जॉब प्रोवाइड होता है, एंड जो गरीबी पॉवर्टी है वो कुछ हद तक वो मिट सकता है। तो अगर जब सेकेंडरी सेक्टर ग्रोथ करेंगी, टर्शरी सेक्टर भी ग्रोथ करेंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल वर्क होगा, ट्रांसपोर्टेशन वर्क भी उतना ही ज़्यादा होगा, फिर बैंकिंग वर्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो बेसिकली जो पिछड़ा क्षेत्र है, जिसको हम बैकवर्ड स्टेट्स या क्लास या कुछ भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जब ये इंडस्ट्रीज़ लगाए जाते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम कंट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या करी है, मतलब कि ये हमारे जो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ही है या पॉवर्टी भी है, उसको बहुत हद तक इसने दूर करने की कोशिश की है, बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करके। देखोगे गांव में अक्सर लोग, विशेषकर जो यंग एज के लोग होते हैं 15-16 एंड अबव, तो वो लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हमको गांव में नहीं रहना, हम शहर चले जाएंगे, हम यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि शहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं काम मेरे को मिल ही जाने वाला है। तो ये होता है, तो उससे और उसको काम भी मिल जाता है। जो घर में ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं, वो शहरों में जा कर के किसी न किसी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंपनीज में जॉब मिल ही जाता है। तो
हुई है। एंड उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड, एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स। हमने जो कुछ भी यहाँ पे बनाया है बनाया हुआ है, अगर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या हो जाएंगे, ये ट्रेड एंड कॉमर्स हमारे एक्सपेंड हो जाएंगे। ठीक है, ये ट्रेड एंड कॉमर्स हमारे एक्सपेंड हो जाएंगे और इससे क्या होगा कि हम जो फॉरेन करेंसी को हम अपने यहाँ पे ला सकते हैं। अब देखो इस तरह से समझो कि हम लोग जैसे कि कुछ बनाते हैं, सपोज क्या है कि हमने कॉटन बनाया, तो अगर हम या फिर शुगर कैन ही ले लो, ठीक है, हमने शुगर कैन को लगाया, ठीक है, शुगर कैन की खेती हुई हमारी। अब अगर हम बाहर में शुगर कैन एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो अब ये सोचो कि अगर हम बाहर में शुगर कैन एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, या शुगर केन से हम शुगर बना के एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली ज़्यादा दाम किसका होगा, शुगर का होगा, शुगर केन से ज़्यादा। तो अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत अच्छी हुई और हम बाहर में एक्सपोर्ट करना है तो शुगर केन की बजाय हम सीधे शुगर ही एक्सपोर्ट करने लगेंगे, तो हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ही ना। राइट, समझ में आ रहा है बात। तो यही सेम चीज़ हो जाता है। तो जितना अधिक से अधिक हमारी ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, उतना ज़्यादा हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स वो एक्सपेंड होगा। एंड उससे क्या होगा कि हम फॉरेन करेंसीज जो होते हैं तो वो हमारे यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है कि देखो हम इंपोर्ट भी कर पाएंगे ना वैसे चीज़ों को जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है। हम जब वैसे चीज़ों को तभी तो हम इंपोर्ट कर पाएंगे अपने यहाँ, जो अगर हमारे पास फॉरेन करेंसीज होंगी तो क्या है कि इसके लिए हमें एक्सपोर्ट भी तो करना होगा। तो अगर हम इंडस्ट्रियल वर्क बहुत अच्छा से करेंगे हमारे कंट्री में, तो एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है गुड्स का। बिसाइड दिस, इंडियाज prosperity lies in increasing and diversifying of its manufacturing industries। तो क्या है, जो हमारा ये कंट्री है, इसमें क्या है, इससे अगर हम इसको और ज़्यादा हम डेवलप करें, डाइवर्सिफाइंग करें, तो हमारे इंडिया की प्रॉस्पेरिटी इसमें टिकी हुई है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम कौन सा देश ज़्यादा विकसित कहलाता है, जो रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज करके उसको बाहर भेजता है, उसको एक्सपोर्ट करता है। तो इसी वजह से हम रॉ मटेरियल को नहीं एक्सपोर्ट करके हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स यानी कि उससे जो बनता है उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज़ का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक डेटा है, आप देख सकते हो कि हम लोग क्या क्या चीज़ को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। क्लोथिंग, एसेसरीज, एग्रो फूड हो गया, केमिकल्स, फिर देख सकते हो मिनरल फ्यूल, इलेक्ट्रिकल गुड्स है, यहाँ जितने सारी चीज़ें इसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का बढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसी में टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखो ये जो एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्रीज, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे ये प्राइमरी सेक्टर तो अलग नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि ये जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल, दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है। अब देखो कैसे है वो बताते हैं हम। एग्रो इंडस्ट्रीज़, आप लोगों ने सुना होगा क्या होता है एग्रो इंडस्ट्रीज़। ये जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ होते हैं तो बेसिकली ये एग्रो इंडस्ट्रीज़ क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, आप देख सकते हो। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एंड जो पंप होते हैं इरिगेशन के लिए वो बनाते हैं, और मशीन्स बनाते हैं, प्लास्टिक्स पाइप बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, एंड बहुत सारे जो एग्रीकल्चर में जो यूज़ होते हैं वो सब सारा ये बनाते हैं। जैसे कि मशीन सब जो भी एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं
राइट, वो सारा कुछ ये बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड सेल करते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स क्या काम आता है, ये जो प्रोडक्ट्स है ये एग्रीकल्चर बढ़ाने के काम आता है। तो ये सब प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं, जब तभी बना पाते हैं जब इनको रॉ मटेरियल मिलता है। देखो ये हो गए आपके एग्रीकल्चर, ठीक, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है किसको, इंडस्ट्रीज़ को। तब इंडस्ट्रीज़ बनाती है वो सारा चीज़, फिर इंडस्ट्रीज़ वो सारा चीज़ बना के किसको फ़ायदा पहुंचाते हैं, एग्रीकल्चर को। तो ये क्या है, ये रॉ मटेरियल दिया इसको वो सारी चीज़ों को बनाने के लिए, एंड फिर ये वो सारी चीज़ें बनाकर फ़ायदा पहुंचा रहा है एग्रीकल्चर को। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है एंड दे मूव हैंड टू हैंड, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ ही साथ चलते हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। We can compete with international market if our manufactured products are at par it कैसे, देखो ज़रूरी है एग्रो इंडस्ट्रीज़, तभी तो हमारी एग्रीकल्चर डेवलप्ड होगी, एग्रीकल्चर डेवलप्ड होगी, सब देखो एक दूसरे के साथ लिंक है, समझो इसको। एग्रीकल्चर डेवलप्ड होगी तो हम बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे चीज़ों को। एग्रीकल्चर कब डेवलप्ड होगी, जब हमारे इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप्ड होगी, ठीक है। तो इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप्ड होगी, वो कैसे होगी, जब हम एग्रीकल्चर डेवलप्ड होगी। एग्रीकल्चर कैसे डेवलप्ड होगी, जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करेंगे, एंड देन हम लोग जब एक्सपोर्ट कर पाएंगे बाहर इंटरनेशनल मार्केट के साथ, जब हम compete कर पाएंगे तो क्या होगा, हमें और ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ हमारा बढ़ेगा। तो ये कब होगा, हम लोग कब compete कर सकते हैं, जब हमारे जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट के साथ compete करे, मतलब उसके बराबर में आए। एट पार एट क्वालिटी का मतलब ये होता है कि सेम, जो एक हम लोग बात करते हैं ना कि एकदम सेम क्वालिटी रहे, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट्स में भी वही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हो जो इंटरनेशनल मार्केट के प्रोडक्ट्स में पाई जाती है। क्योंकि लोग ऐसे ही थोड़ी ना खरीद लेंगे, कुछ भी चीज़ अगर हम लेने के लिए जाते हैं, छोटा से छोटा चीज़, तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से देखते हैं कि वो दूसरे से कितनी अच्छी है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बाहर भी कोई चीज़ हमारा कोई सामान ले रहा है तो हम तभी ना उसको बेच सकते हैं जब वो एकदम मतलब उसकी क्वालिटी हाई हो, ठीक है। तो जैसे कि हम चाय पत्ती की ही बात करते हैं, हम यहाँ से अगर हम चाय पत्ती एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब सपोज इसको चीन भी कर रहा है, ठीक है, हम लोग भी कर रहे हैं, चीन भी कर रहे हैं, सपोज कर रहे बता रहे ये होता नहीं है, सपोज कर रहे हैं। अब यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो यूएसए तो उसी का प्रोडक्ट लेगा ना जिसका प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई होंगी, तो उतने ही ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हाई होंगी, उसकी क्वालिटीज़ हाई होंगी, और एक्सपोर्टेशन में हमारा जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा और हम लोग compete कर पाएंगे विद इंटरनेशनल मार्केट, और जिससे कि क्या होगा, हमारा जो है इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, राइट। तो इस तरह से होता है। पिछले कुछ दिनों में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है इंडस्ट्रीज़ नेशनल इकोनॉमी में, वो भी उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों से क्या हो रहा है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयरिंग है, ठीक है, ये 17% जीडीपी में रुक गई है। समझ रहे हो, इसको समझना पड़ेगा। ये जो हमारी जीडीपी की, हम लोग जीडीपी क्या होता है इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो 3 सेक्टर का जीडीपी मिला के निकाला जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो पिछले 2 दशकों से जो सेकेंडरी सेक्टर की जो जीडीपी है वो 17% है, मतलब कि ओवर 100%, अगर टोटल जीडीपी का बात करें तो 100% में से 17% जीडीपी किसकी आ रही है, 3 सेक्टर है यहाँ आपके। तो जैसे कि ये आपके 3 सेक्टर हो गए, तो ये देखो थोड़ा सा इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो ये तीनों सेक्टर में, तो ये मान लो अगर आपकी 60% या कुछ इस टाइप से में भी है, तो ये आपके 17% में ही है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, ये 17% में है, राइट। एंड ये भी टर्सरी सेक्टर का फिर अपना परसेंट है। तो पिछले कुछ दशकों से लास्ट 2 डिकेड्स ये 17% में ही आके ये
जो इसका ग्रोथ रेट है वो रुका which include 10% of mining, quarrying and electricity and gas। तो जो 27% इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो 27% का होता 27% जो होता है उसमें से 10% माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस का परसेंट, इसलिए 17% सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सिर्फ 17% है, बाकी का जो 10% है वो माइनिंग से आता है, क्वायरिंग से आता है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस से आता है। तो यानी कि सिर्फ अगर मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ की बात करेंगे, देखो फिर से एक बार समझ लो ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। ठीक, ये देखो, ये हो गए आपके प्राइमरी सेक्टर जो सबसे हाई है। ठीक है, ये आपके 27% है मान लिया जाए। सेकेंडरी सेक्टर हमारा कितना हुआ 27% ओवरऑल। अब हम बात कर रहे हैं पहले, इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मैंने बताया था, अब ओवरऑल का बात कर रहे हैं। 27 है, तो 27% में से 10% जो है वो किसका है? 27% आपका क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर हो गया। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। लेकिन 27 में से 10% जो है वो आता है माइनिंग से, क्वायरिंग से, इलेक्ट्रिसिटी और गैस से। अब बाकी का जो 17% है यही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, मैन्युफैक्चरिंग इसी का बाकी का जो 17% है यही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। The trend of growth rate over last 2 decades has been around 7% per annum। ठीक है, अब क्या है? ये कम है, जो अभी हम लोगों ने ये बात किया, ये कम है दूसरे देशों की अपेक्षा। दूसरे देशों में ये बहुत ज़्यादा परसेंट है। ठीक है, तो लास्टली का हम बात करें तो ये धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, लगभग 7% इज 12%। यानी कि ये जो 17% है तो ये अब ये माना जा रहा है कि ये धीरे धीरे करके और बढ़ेगा। ठीक है, ये धीरे धीरे करके और क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा, ऐसे माना जा रहा है। इसके लिए बहुत सारे काउंसिल्स है, जैसे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, ये बैठाया गया है, संस्था बनाया गया है। और सरकार जो है वो कोशिश कर रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ की, उसके लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। वो भी आगे आने वाले चैप्टर्स में आप लोग पढ़ोगे। तो ये जस्ट ऐसे कैलकुलेशन था जो आप लोग की बुक में था, इसीलिए मैंने इसके ऊपर में डिस्कस करा है कि क्या कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज़ के हमारे नेशनल इकोनॉमी में। तो जिस हिसाब से होना चाहिए उतना हद तक नहीं है, राइट, उतना हद तक नहीं है। इसे और भी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ हो तो हमारा इकोनॉमिक डेवलप भी हो। तो आई होप कि ये जो आज का वीडियो लेक्चर था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने शुरू में बात किया कि व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? रॉ मटेरियल जब एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र होता है उस प्रोसेस को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या क्या है इसके? तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट से इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मेज़र करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करते हैं? एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जॉब प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में, जिससे कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी की जो समस्या है वो कुछ हद तक कम हो जाती है। एंड इसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को, ताकि हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो था कि क्या रिलेशन है बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, दे मूव हैंड टू हैंड। यानी कि उनका एक दूसरे के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, वो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। और ये ज़रूरी भी है, तभी हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को compete कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। और हम लोगों ने लास्टली पढ़ा कि कितना हद तक कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज़ की, जिसमें से हम लोगों ने क्या देखा कि 17% है। टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर के तो 27% है, लेकिन जो 27 में से 10% है वो माइनिंग, क्वायरिंग,
लॉस में चला जाता है एंड जो 17% बचता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयरिंग है। तो ये और बढ़ने के लिए डिज़ायर्ड है कि ये और बढ़ सकता है आने वाले कुछ डिकेड्स में, और इसको बढ़ाने के लिए भी सरकार का काम जारी है। ठीक है, तो हम लोग, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, वो इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो होगा इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज पे होगा। तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखना। ठीक है, थैंक यू।